हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर स्टडी प्लेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग इसके बारे में हम लोग जाने कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई है, जो कि आपका भाग किस में पाया जाता है? तो 3 में पाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका प्रावधान किया गया है? तो आपका फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है। फंडामेंटल राइट्स का हम लोग बेसिक समझे थे कि क्या होता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 12 भी पढ़े हैं हम लोग। आर्टिकल 12 के बारे में पढ़े, मतलब एक एक आर्टिकल्स के बारे में, और उसको सेपरेट करके जो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक्स की ओर आए हैं जो बहुत ज़्यादा समझने में आपका बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में, यानी संविधान का जो सार रूप है इसमें सब प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के विभिन्न अनुसूचियां के बारे में, हम लोग शेड्यूल्स के बारे में, हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि भारतीय संविधान के में मूल रूप से 395 अनुच्छेद होता है, और उसमें आपका 12 क्या है? अनुसूची है। मूल रूप से अनुसूची की संख्या 8 ही थी, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा कई अनुसूचियां उसमें ऐड की गई, और उसके बाद आपका अनुसूची हो गया था। उसके बाद भाग भाग भी इसमें 22 है टोटल। तो टोटल 22 भाग और आपका 12 अनुसूची और एवं 395 आर्टिकल्स। हालांकि अभी 465 है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा कई ऐड किए गए हैं अभी। तो उसी प्रकार से इसमें भी है कि अनुसूचियां शेड्यूल्स जो थी हमारे संविधान में, उस शेड्यूल्स जो थी वो मूल रूप से पहले कितना थी? तो 8 थी, लेकिन इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 12 कर दिया गया। तो एक एक शेड्यूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अनुसूची का क्रमानुसार हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। दो और हम अभी बताएंगे। तो आपका क्रमानुसार बताया गया है कि क्या है? तो आपका अनुसूची है और इधर विषय है। मतलब ना कि एक तरफ है आपका अनुसूची क्रमानुसार, और उसके अंतर्गत जो भी आपका विषय उसमें वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में, उसके बारे में है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया अनुसूची 1 में क्या है? तो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो आपका अनुसूची 1 में किया गया है। अनुसूची 2 क्या है? तो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के सीएजी के संबंध में प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? सीएजी के संबंध में वेतन का प्रावधान है। ये क्या है? सीएजी के संबंध में वेतन का प्रावधान, वेतन एवं भत्ते से संबंधित किसके? तो आपका राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं भारत के सीएजी के संबंध में वेतन एवं भत्ते कहाँ है? तो अनुसूची 2 में है। अनुसूची 1 में क्या है? तो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र, मतलब ना स्टेट्स एवं यूटी की बात कहाँ की गई है? तो अनुसूची 1 में। 2 में क्या है? वेतन भत्ते किनका? तो जो भी अनुसूची 2 में जो दिया गया उन्हीं का वेतन भत्ता। किनका? तो राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री का चर्चा नहीं है। तो यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट्स है कि मुख्यमंत्री इसमें नहीं है, यानी मुख्यमंत्री का जो वेतन भत्ता का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है अनुसूची 2 में। ठीक है। और अनुसूची 3 है। अनुसूची 3 किससे संबंधित है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रतिरूप, यानी कहने का मतलब जो भी हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन लोग का जो अपॉइंटमेंट होता है, यानी इनका जो निर्वाचन के द्वारा निर्वाचन होता है, निर्वाचन के उपरांत क्या होता है? शपथ की प्रक्रिया होती है। तो शपथ जो होते हैं, शपथ से संबंधित प्रावधान किसमें किया गया? तो अनुसूची 3 में किया गया कि संविधान की शपथ लेंगे, संप्रभुता एवं अखंडता को जीवंत रखने का जो वचन लेते हैं वो किसके अंतर्गत किया गया है? आपका अनुसूची 3 में शपथ का प्रतिज्ञान है। आपका अनुसूची 4 में क्या है? तो अनुसूची 4 में बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान अनुसूची 4 में बताया गया है कि राज्यसभा में इतना सीट होंगे। अभी वर्तमान में हम लोग देखे थे कि राज्यसभा में कितना है? तो 245 क्या है राज्यसभा में सीटों की संख्या।
आपका अनुसूची 5 है। तो 5 नंबर शेड्यूल्स में बताया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। यानी जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज है, वो शेड्यूल ट्राइब एरियाज में प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है किसके अंतर्गत, तो अनुसूची 5 में बताया गया है कि जो आपका शेड्यूल ट्राइब एरिया है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। जैसे कि मान लिया जाए कि जो भी किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के लिए क्या करेगा कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए प्रशासन से संबंधित अन्य नियम, यानी उसके लिए स्पेशल लॉ का फॉर्मेशन कर सकता है। उसके जो जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए जो नियमावली है, उसके लिए स्पेशल्स का प्रोटेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका अनुसूची 5 में बताया गया है। अनुसूची 6 क्या कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किसमें बताया गया है, अनुसूची 6। कौन कौन से राज्य है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 ही ऐसे राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम हो गया। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध कहाँ किया गया, यहाँ बोला गया अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उपबंध। केवल अगर राज्य ना दे के ये लिख दे तो अनुसूची 5, और जहाँ ये 4 राज्य बोले वो आपका अनुसूची 6 में उपबंध किया गया है। मतलब ना इस जो 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्य के क्षेत्रों के जो भी आपका जनजातीय क्षेत्र है, इनसे जुड़ी प्रशासन, यानी प्रशासन से जुड़ी, यानी लॉ मेकर जो भी होते हैं, वो लॉ मेकर इन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ही लॉ का फॉर्मेशन करेंगे, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे इन लोगों को। आपका क्या है, तो 7th नंबर, तो 7th नंबर में आपका क्या किसके बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। यानी बोला जाए यहाँ पे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है उसका स्पष्ट क्या किया है, तो वर्णन किया गया किसमें, तो अनुसूची 7 में। जैसे कि संघ सूची, संघ सूची क्या होता है, तो संघ सूची ऐसा सूची होता है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार क्या होता है, ऐसे विषय है जो संघ सूची में पाया जाता है, उस पर लॉ का फॉर्मेशन कौन करेगा, संसद के द्वारा, यानी भारतीय संसद यानी केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उस पर क्या बनाया जाएगा, लॉ का फॉर्मेशन किया जाएगा। संघ सूची में हम जानते हैं कि आपका 100 विषय है, 100 विषय संघ सूची में है, राज्य सूची में 61 है एवं समवर्ती सूची में आपका 52। तो आपका 100 ऐसा विषय है जो आपका संघ सूची में है। तो संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उसके अंतर्गत जो लॉ का फॉर्मेशन कौन होगा, तो संघ सरकार के द्वारा होगा। संघ सरकार यानी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ का फॉर्मेशन होगा। और राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत अगर 61 विषय है तो इस पर जो 61 विषय है वो राज्य कानून बना सकता है, यानी राज्य विधानसभा एवं विधानमंडल के, जहाँ पे विधानमंडल है यानी विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा कानून का फॉर्मेशन कर सकता है, लॉ का फॉर्मेशन कर सकता है किसके अंतर्गत, तो आपका राज्य सूची के जो भी टोटल विषय है कितना है, 61 है। और आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने होते हैं, तो 52 विषय होता है। समवर्ती सूची क्या होता है, समवर्ती सूची सम मींस इक्वल, इक्वल कहने का मतलब जहाँ पे संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि बाई द वे मान लिया जाए कि संघ सरकार का भी कानून है और यहाँ पे आपका बना हुआ है राज्य सरकार का कानून, तो बाई द वे अगर राज्य सरकार का कानून किसी भी बातों का उल्लंघन कर रहा है तो वहां पे आपका संघ सरकार का जो कानून है वही आपको लागू होगा। तो यानी बोला जाए सुपर इम्पोज्ड के केस में संघ सरकार का जो भी लॉ बना समवर्ती सूची से रिलेटेड जो भी विषय था, उस समवर्ती सूची में जो भी दिया गया विषय है उस विषय पर संघ सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी लॉ का फॉर्मेशन कर सकता है। अब बात यहाँ पे आया कि अगर दोनों का सुपर इम्पोजिशन होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में संघ सरकार का जो भी लॉ होगा वो क्या होगा, लागू होगा। तो अब यहाँ पे आपका संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 एंड समवर्ती सूची में 52। और समवर्ती सूची जो होता था आपका ये कंकरेंट लिस्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है आपका, तो कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में लिया गया, अडॉप्ट किया गया है। हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया किसका, तो आपका समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट को कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट को। तो ये आपका यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट, और ये आपका हो गया कंकरेंट लिस्ट। अब है हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में क्या है, तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची।
भारतीय संविधान के भाग 8 में, भारतीय संविधान के भाग 8 में कितने भाषाओं का प्रावधान किया गया? तो 22 भाषा, जिसमें इंग्लिश नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश नहीं, इंग्लिश नहीं है इसमें 22 भाषा तो है, लेकिन इसमें इंग्लिश नहीं है। मान्यता प्राप्त, हालांकि मूल रूप से अनुसूची 8 में 14 ही भाषा थे, लेकिन भारतीय संविधान में विभिन्न अमेंडमेंट्स के द्वारा इसको क्या किया गया, इसमें और ऐड किया गया। तो ये आपका 8 अनुसूची हो गया। 9वां अनुसूची क्या है? 9th में बताया गया विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा देश जब आजाद हुआ था तो सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। वो किससे जुड़े था? तो आपका जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से संबंधित पहला संविधान संशोधन था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और उसमें जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को क्या किया जाए, पास किया गया। उसके अंतर्गत क्या किया गया? तो जमींदारी को उन्मूलन करने का एक प्रस्ताव था। तो जमींदारी को उन्मूलन करने का प्रस्ताव था और वो क्या किया गया था? तो उसका जो लॉ का फॉर्मेशन, उसके तहत जो लॉ का फॉर्मेशन हुआ था, उस लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया और ये बोला गया कि वो आपका मतलब ना कि वो उस पर जो कोर्ट है किसी भी प्रकार का रिट यानी बोला जाए अपीलीय जो क्षेत्राधिकार होता है वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। किसके अंतर्गत? तो आपका 9th शेड्यूल के जो भी विषय होंगे वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया और पुनः इसे बहाल कर दिया गया कि हाँ, ये जो इसके अंतर्गत जो भी विषय होंगे वो उनके अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये आपका 9th शेड्यूल हो गया। अब 10th शेड्यूल है आपका क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी बोला जाए तो दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं, दल बदल अधिनियम। जैसे 10th शेड्यूल में हम लोग देख लिए कि किया था, तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ था। अब हमारा क्या है? 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या है? तो पंचायती राज संस्थाएं के बारे में बात की गई है। पंचायती राज संस्थाएं के अंतर्गत जो भी थे वो पंचायती राज संस्थाएं का प्रावधान कहा है। तो 11th शेड्यूल में किया गया। कब हुआ? तो आपका 1992 में हुआ। कब? आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में क्या हुआ? तो आपका 11th शेड्यूल आया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि पंचायती राज संस्थाएं का प्रावधान किया गया। किसमें? तो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो विषय रखा गया था टोटल 29 विषय है। इसमें कितना विषय है? 29 विषय, यानी कहने का मतलब पंचायती राज जो संस्थाएं होती है वो भी 29 ऐसे विषय हैं, वो भी अपना लोकल एरियाज में, यानी जो भी पंचायती लेवल पे अपना क्या कर सकता है? लॉ का फॉर्मेशन कर सकता है और लागू कर सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टैक्स सिस्टम, तो टैक्स सिस्टम में कुछ आपका पंचायती राज संस्थाएं का भी उसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। हालांकि हम लोग जब पंचायती राज संस्थाएं स्पेशल पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो पंचायती राज संस्थाएं के अंतर्गत कितने विषय को शामिल किया गया है? तो आपका 29 विषय है। वो कब हुआ? तो 11th शेड्यूल में कब आया? 11th शेड्यूल कब का अस्तित्व में आया? तो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अब 12th जो आपका लास्ट है वो 12th नंबर शेड्यूल कब आया? तो आपका ये भी 1992 में आया। कब? लेकिन ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या हो जाएगा? 73rd ना होकर 74th हो जाएगा। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा, यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या आया? तो आपका नगर परिषद जो हम लोग देखते हैं, नगर पालिकाएं का प्रावधान कहाँ हो गया? तो आपका नगर पालिकाएं का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया? तो 12वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया है? नगर पालिकाएं। ये कब आया? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। इसके अंतर्गत जो विषय है टोटल वो आपका, इसके अंतर्गत सब्जेक्ट टोटल कितने हैं? तो 18 सब्जेक्ट है। 18 सब्जेक्ट किसके अंतर्गत आते हैं? तो 12 आपका जो नगर पालिकाएं हैं उसके अंतर्गत भी आपका 18 सब्जेक्ट है। मतलब यह हुआ कि जो नगर पालिकाएं संस्थाएं होती है वो नगर पालिकाएं संस्थाएं 18 विषय पे, मतलब जो 18 विषय दिए गए हैं उन विषयों पर वो वहाँ जो जनता से जुड़ी जो नीति निर्माण में पार्टिसिपेट कर सकती है लॉ के फॉर्मेशंस के द्वारा। लॉ फॉर्मेशंस करने का मतलब यह हुआ कि वो
आपका जो आदेश है वो उसके अंतर्गत लागू कर सकती है। हम लोग लॉ के बारे में डिटेल्स जानेंगे आर्टिकल 13 में, जो कि आपका किसके अंतर्गत दिया गया है, तो आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत दिया गया है। तो हम लोग देखें कि हम लोग अनुसूची पढ़ लिए, तो अनुसूची टोटल कितना था, तो 12 अनुसूची। मूल रूप से संविधान में कितना था, तो 8th शेड्यूल था। हालांकि विभिन्न संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 12 इसको कर दिया गया, और लास्ट शेड्यूल हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट है 11th और 12th। 11th आपका पंचायती राज संस्थाएं हो गया, 12th आपका नगर पालिकाएं हो गया, 10th क्या था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि आपका दल बदल अधिनियम था। तो आज का क्लास यहीं तक होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स जानेंगे। धन्यवाद।